नहीं हुआ? नमस्कार बच्चों, तो आज हम आ चुके हैं स्टूडियो में और आज की क्लास हमने कर दी है शुरू। तो हमने पिछले हफ्ते पूरा आपका जीव जगत चैप्टर पढ़ा था और दूसरा चैप्टर शुरू किया था जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जीव जगत का वर्गीकरण। और उसमें मंडे से फ्राइडे तक हमने 5 डीएसए की थी, डेली सेल्फ एनालाइजर। और मैंने जैसा कि आपके फ्राइडे को बोला था कि हम मंडे को पहले ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, फिर हम पांचों की पांचों डीएसए डिस्कस करेंगे। ठीक बात है। तो ये पांचों डीएसए आज की क्लास करने के बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो तब तक के लिए इधर देखिए और आगे पढ़िए। हमने सबसे पहले हमें करना है रिकैप। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जीवाणुओं के बारे में, हाँ या ना? जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था जगत आर्कीबैक्टीरिया। जगत आर्कीबैक्टीरिया माने आद्य जीवाणु। याद आया आपको? तो देखिए फटाफट, हमने पढ़ा था उसमें आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु माने आर्कीबैक्टीरिया। तो इसमें हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही कठोर और कैसे आवासों में पाए जाते हैं? बहुत ही कठोर आवासों में और प्रतिकूल आवासों में। कठोर एवं प्रतिकूल आवासों में ये पाए जाते हैं। और ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं, ये अपने आवासों के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? ये अपने आवासों के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर ये पाए जाते हैं अत्यधिक ताप पर, बहुत ज़्यादा तापमान पर और बहुत ज़्यादा अम्लता पर, तब इन्हें हम कहते हैं ताप अम्ल रागी। क्या कहते हैं? ताप अम्ल रागी। जैसे गर्म पानी के झरने। तो यहाँ पर जो तापमान होता है वो 80 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो अम्लता होती है उसमें पीएच 2 या 2 से कम पाया जाता है, थर्मो एसिडोफाइल्स। दूसरे होते हैं जो दलदली क्षेत्रों में, कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां मीथेन की बहुल्यता होती है, उन्हें हम कहते हैं मिथेनोजेंस। और तीसरे होते हैं जो अत्यधिक लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं लवण रागी। माने हेलोफाइल्स। याद आ गया? तो इसमें ये पहले जो 2 थे ये रसायन स्वपोषी या रसायन संश्लेषी थे, जबकि जो लवण रागी थे वो थे परपोषी। क्या थे? परपोषी। चलिए, अब हम आगे जो हमने पिछली क्लास में किया था वो हमने पढ़ा था जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। माने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियाज। तो इसमें भी हमने 2 इसके पार्ट्स पढ़े थे। पहला था लाभकारी महत्व,
और दूसरा था हानिकारक महत्व। लाभकारी महत्व और हानिकारक महत्व। चलिए, तो बच्चों ये जो था लाभकारी महत्व, इसमें क्या था कि जीवाणु हमें कैसे फायदा देते हैं। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे दही जमाना, जैसे पनीर की वैरायटी है ना, चीज़, और जैसे और डेयरी उत्पाद, फिर प्रतिजैविक माने एंटीबायोटिक्स, प्लस इसमें से बहुत सारे जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर मैंने आपको एक पूरी सीरीज बताई थी, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब बनाते हैं। रेशों को, मतलब पौधों के तनों और मूलों से रेशों को पृथक्करण करना, चायों में और कॉफ़ी की पत्तियों में स्वाद देना, याद आ गया। तो ये सारे बहुत सारी लिस्ट थी जो हमने पढ़ी थी। और फिर था हानिकारक महत्व। हानिकारक महत्व में सबसे पहला था आपका जल सुपोषण, है ना। ये जो जलाशयों में, तालाबों में जो नीचे के जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं इनके कारण, क्योंकि ये जल की ऊपरी सतह पर उगते हैं। प्लस कुछ इसमें से भोजन की विषाक्तता करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो बोट्युलिनिज्म नामक रोग उत्पन्न करता है, जिससे छोटे बच्चे मर भी जाते हैं। प्लस पानी, ऐसा दूषित पानी पीने से लोगों को हैजा, टाइफॉइड, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्लस ये जीवाणु अन्य बीमारियां भी उत्पन्न करता है और मनुष्यों, जंतुओं और पादपों को बहुत सारे रोग देता है। तो जैसे डिप्थीरिया, कुत्ता खांसी, है ना, मैंने पूरी एंथ्रेक्स, बहुत सारी बीमारियां बताई थी। और आज अंत में मैं उन सारे जीवाणुओं का आपको नाम भी बताऊंगा जो ये रोग उत्पन्न करते हैं मनुष्य और जंतुओं में और फिर पादपों में। हम एक सारणी बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो ये था पिछली क्लास का रिकैप, दोहराना। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे आज हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है यू बैक्टीरिया जगत से हम शुरू करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम साइनोजीवाणु, साइनोबैक्टीरिया जो एक प्रकार के यू बैक्टीरिया हैं, और आखिरी में पढ़ेंगे हम माइकोप्लाज्मा। फिर उसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। ये भी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से जीवाणु कौन कौन से रोग फैलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और हम पढ़ना चालू करते हैं किससे। नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था, जगत यू बैक्टीरिया। किंगडम यू बैक्टीरिया। तो ये जो यू बैक्टीरिया जगत है, ये किंगडम यू बैक्टीरिया जो है, इसमें कौन कौन से जीव आते हैं, किस प्रकार के जीव आते हैं। वो सारे के सारे जीव होते हैं एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय व प्रोकैरियोटिक, पहली और सबसे जरूरी बात, और इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं, सभी जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा सम्मिलित। एवं माइकोप्लाज्मा सम्मिलित। इसमें सभी की सभी जीवाणु पाए जाते हैं और माइकोप्लाज्मा भी पाए जाते हैं। ठीक बात है। ठीक है। तब नेक्स्ट है, अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक होने के लिए इसमें क्या है, उसमें
पूर्ण विकसित केंद्रक। अब बेटा पूर्ण विकसित केंद्रक किसे कहते हैं? पूर्ण विकसित केंद्रक कहते हैं केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका युक्त, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका युक्त। जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? अनुपस्थित, पाया ही नहीं जाता। ठीक है। प्लस और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? जल्दी बोलिए, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? नेक्स्ट है आपका झिल्ली युक्त कोशिकांग। बेटा झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका क्या हो गया? हरित लवक हो गया, लयन काय हो गया। ठीक है। फिर आपका अंतप्रद्रव्यी जालिकाएं हो गई। ये सारे के सारे कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित। मैंने आपको मोनेरा में भी लिखवाया था कि जीवाणुओं की संरचना तो अत्यंत सरल होती है, लेकिन उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार अत्यंत कैसा होता है? जटिल पाया जाता है। ठीक है। कैसा पाया जाता है? जटिल। एक मिनट बेटा। उन बच, बच, तो बेटा हम कहाँ थे? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सॉरी। वापस आते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग यू बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, अंतप्रद्रव्यी जालिकाएं, गोल्जी सम्मिश्रण, ये सभी की सब इसमें अनुपस्थित होते हैं। फिर इसमें जो प्रमुख राइबोसोम होते हैं, प्रमुख प्रकार के राइबोसोम, ये कौन से होते हैं? प्रमुख प्रकार के राइबोसोम कौन से होते हैं? ये होते हैं 70S। कौन से होते हैं बेटा?
70S 70S प्रकार के राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसमें श्वसन स्थल क्या होगा, जल्दी देखो, इसमें श्वसन स्थल होगा इसमें कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मीसोसोम्स। क्या कहते हैं, मीसोसोम्स, राइट, इनको हम मीसोसोम्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रमुख प्रकार के राइबोसोम 70S हैं, श्वसन स्थल, कोशिका झिल्ली व मीसोसोम्स है। वैसे तो अधिकांश यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, अधिकांश यू बैक्टीरिया होते हैं परपोषी। परपोषी का मतलब ये अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं कर सकते, हमेशा दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, माने हेटेरोट्रॉफिक। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। परंतु इसमें से कुछ जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं प्रकाश संश्लेषी, माने फोटो ऑटोट्रॉपिक। अब इसमें भी एक कहानी है, इसमें भी जो अधिकांश हैं, जो अधिकांश जीवाणु हैं, अधिकांश जीवाणु वो कैसे हैं, वो है अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषी। अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषी माने एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। और कुछ इनमें से कुछ जीवाणु जिसका उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनो जीवाणु। ये कैसे होते हैं, ये करते हैं, ये होते हैं ऑक्सी प्रकाश संश्लेषी माने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक, तो ये जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती हैं ये क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जबकि आपके अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषी जो होते हैं ये ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ये चीज लिखी है लेकिन थोड़ी सी दबा के लिखी हुई है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये ऑक्सीजन मुक्त क्यों करते हैं साइनो जीवाणु? क्योंकि ये अपचयी शक्ति माने रिड्यूसिंग पावर के रूप में जल का उपयोग करते हैं। जल का उपयोग करते हैं H2O। तो इनकी समीकरण इक्वेशन क्या बनती है? आपको बहुत अच्छे से पता है क्या इक्वेशन बनेगी? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये देखो ऑक्सीजन मुक्त हो गई, इसलिए इसको ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? उद्विकासीय रूप से साइनोबैक्टीरिया वो पहले जीव थे जिसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उत्पन्न हुई थी। क्या उत्पन्न हुई थी? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मैं आपके वो देख लेता हूं कि आप लोग के कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपचयी शक्ति के रूप में जल माने H2O का उपयोग नहीं करते, बल्कि अन्य रसायनों का उपयोग करते हैं। जैसे H2S माने हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो 6CO2 प्लस H2S, वहां पर कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे और सल्फर रिलीज हो जाएगी। तो इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो क्या है? जल्दी बोलिए। ग्रीन सल्फर, बैंगनी सल्फर जीवाणु आदि, या ग्रीन नॉन सल्फर, ग्रीन नॉन पर्पल जीवाणु आदि, ये इसके उदाहरण हैं। तो यहां पर आपने देखा यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया जो है वो वास्तविक जीवाणु है, और आर्की बैक्टीरिया क्या था? आर्की बैक्टीरिया था आपका आद्य जीवाणु। अब ये जो यू बैक्टीरिया होता है, मैं यहां पर नोट करके लिख रहा हूं, यदि यू बैक्टीरिया गतिशील होता है, गतिशील होता है, तो उसमें क्या पाई जाती हैं? तो उसमें पाई जाती हैं कशाभिकाएं। तो उसमें कशाभिका माने फ्लैजेला पाई जाती हैं। जैसे यहां पर मैं आपको एक जीवाणु बनाकर दिखा रहा हूं। सपोज मैंने ये जीवाणु बना दिया है,
तो ये है कशाभिका, जो इसकी गतिशीलता में सहायता करेगा। ठीक, वैसे तो यू बैक्टीरिया के बहुत सारे समूह होते हैं, ठीक है, तो यू बैक्टीरिया के अनेक समूह होते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण समूह है साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप साइनो जीवाणु भी कहते हैं। जल्दी बोलिए बेटा, हाँ या ना। साइनोबैक्टीरिया उसको हम कहते हैं। और डाउट आया है बच्ची का, सर हमें तो पता ही नहीं था कि साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया का ही समूह है। बेटा यही तो ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया इसी का एक टाइप है। और ये क्यों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, वो बिल्कुल जैसे क्लोरोफिल ए, पर्णहरिम ए पाया जाता है, और ये ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए ये बाकी बैक्टीरिया से अलग है, लेकिन उसी का एक समूह है। तो यहाँ था, ये था आपका यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया आपका पूरा हुआ। अब हम चलेंगे नंबर 2, साइनोबैक्टीरिया, जो इसी का समूह है। तो नंबर 2 लिखते हैं साइनो जीवाणु। साइनो जीवाणु माने साइनो बैक्टीरिया। अब अच्छा बच्चों, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, दिलकुश सैनी। चलिए, विकास सैनी कहाँ पर है बेटा, मुझे बताइए, विकास सैनी कहाँ पर है, बोलो जल्दी। चलिए, अब वापस आते हैं हम साइनोबैक्टीरिया पर। साइनोबैक्टीरिया, और ये साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु जो हैं, ये यू बैक्टीरिया के एक प्रकार हैं, और इनका अन्य नाम है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल माने ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं BGA। क्या कहते हैं, BGA। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो साइनो जीवाणु है ये वास्तव में यू बैक्टीरिया है, और ये क्या है, ये है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, ये तो आपने यू बैक्टीरिया में भी लिखा था। और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक। क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। बाकी ये अन्य जीवाणुओं से कैसे फर्क होता है, इसके अंदर ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण होता है, प्लस ये कॉलोनीज में भी रह सकता है। तो कॉलोनीज में जो रह सकता है उसको हम कहते हैं निवही, माने कॉलोनियल, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो तंतुमय होते हैं, माने फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस।
माने तंतुत्कीय या तंतुमय लिख सकते हैं, तंतुमय माने फिलामेंटस। ठीक है, ये फिलामेंटस होते हैं, प्लस ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, स्वच्छ जल में मतलब ये समुद्र में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये लवणीय, अलवणीय मतलब स्वच्छ जल माने फ्रेश वाटर। ठीक है, अलवणीय जलीय, और जलीय में मतलब स्वच्छ जल भी हो सकता है, और कुछ कुछ इसके ऐसे हैं जो समुद्री जल में भी पाए जा सकते हैं। किस में पाए जा सकते हैं? चलो सारे बच्चे आ गए। आज शायद ना ऐप में कुछ अपडेशन था, गरिमा भी आ गई है, विकास सैनी भी आ गया है ना? जल्दी बोलिए। ठीक है, तो ये अलवणीय जलीय मतलब अलवणीय जलीय ना ऐसे लिख देते हैं, जलीय या समुद्री जलीय या स्थलीय। बहुत सारे इसमें ऐसे भी होते हैं जो स्थल पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, और एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है स्थलीय शैवाल है। क्योंकि पहले आपको पता है कैरोलस लिनियस का जो द्विजगत वर्गीकरण था, उसके अनुसार ये जो जीवाणु है ये किस में रखे जाते थे? ये रखे जाते थे पादप जगत में, तो ये शैवालों के साथ रखे गए थे। लेकिन अब फिलहाल वर्तमान में ये यूबैक्टीरिया जगत के सदस्य हैं। ठीक है, अब ये कौन से उससे बिलोंग करते हैं? यूबैक्टीरिया से। जल्दी बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? ठीक, जल्दी बोलिए। अब इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इनकी कॉलोनी। इनकी जो कॉलोनी है, जो इनका समूह है, तो इनकी कॉलोनी जिलेटिन युक्त आच्छद, जिसको आप अंग्रेजी में शीत कहते हो, आच्छद द्वारा ढकी रहती है। क्यों ढकी रहती है? ताकि उसको प्रॉपर सुरक्षा रहे। जैसे मैं यहां पर आपको बनाकर बता रहा हूं फटाफट शॉर्ट में। ये एक जीवाणु है साइनोबैक्टीरिया, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है। ये पूरी इनकी कॉलोनी है, ये पूरी इनकी समूह है, और इनकी कॉलोनी के चारों तरफ एक जिलेटिन वाला आच्छद ये जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है जिलेटिन युक्त आच्छद। माने
जिलेटिनस शीथ। और ये पूरा का पूरा डायग्राम किसका है? ये है एक तंतुमय नीलहरित शैवाल, एक तंतुमय नील हरित शैवाल, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नॉस्टॉक। और इस कॉलोनी में से कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो रूपांतरित हो जाते हैं विशिष्ट कोशिकाओं में। जैसे इसको मैंने रूपांतरित कर दिया और मैंने इसको रूपांतरित कर दिया, और इसका नाम है हेटेरोसिस्ट। ये कुछ विशिष्ट जीवाणुओं में रूपांतरण हो जाता है, और ये किस लिए होता है? ताकि ये कर सकें, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण, माने नाइट्रोजन फिक्सेशन। वेरी गुड दिलखुश सैनी, नॉस्टॉक लिखा है आपने, ठीक है। अब ये जो साइनो जीवाणु हैं, ये प्रदूषित जलाशयों में बहुत फलते फूलते हैं। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, प्रदूषित। ये मैंने आपको कल बताया था जब मैं जीवाणुओं का वो बता रहा था, जलाशयों में फलते फूलते हैं। तो ये जब फलते फूलते हैं तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं शैवालीय प्रस्फुटन, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्गल ब्लूम। और जिसके कारण क्या होता है? इसके कारण होता है जल सुपोषण, जो जीवाणुओं का एक ऋणात्मक महत्व है। क्या महत्व है? ऋणात्मक। जल सुपोषण माने यूट्रोफिकेशन। ये मैंने आपको कल उसके महत्व में बताया था, ठीक है। गरिमा क्या लिख रहे हो? सर आपने कल परसों ही पढ़ाया था, बिल्कुल बिल्कुल सही बेटा। तो ये है आपका क्या? साइनो जीवाणु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक और चीज़ है, साइनो जीवाणु में क्या पाया जाता है? साइनो जीवाणुओं में पाया जाता है क्लोरोफिल ए। साइनो जीवाणुओं में पर्णहरिम ए माने क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। ब्यूटी राय क्या कमेंट लिख रही हैं? सर आपने डीएसए के लिए बोला था। हाँ बेटा, आपने लेट ज्वाइन करा है। मैंने फ्राइडे को बोला था कि मंडे को हम सारी डीएसए डिस्कस करेंगे। वो बेटा हम बस ये आज की पढ़ाई कर लें, उसके बाद पांचों की पांचों डीएसए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं साइनोबैक्टीरिया? ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन आदि मैंने सिंबल्स में लिख दिया है, ठीक है। जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण माने
रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस ये हम पारिस्थितिकी में पढ़ेंगे। अपघटन भूमिका निभाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनके उदाहरण क्या क्या होंगे, साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण क्या क्या होंगे, फटाफट बताइए। मैं बता रहा हूं, उदाहरण यहां लिख देता हूं। उदाहरण नोस्टॉक, एनाबीना, आपको याद है एनाबीना और अजोला। अजोला एक फर्न है, माने टेरिडोफाइट है। तो ये जो एनाबीना है और अजोला का जो सहजीवी संबंध है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, ये बहुत मतलब प्रख्यात है, फेमस है एनाबीना। और एक है ऑसिलिटोरिया। बेटा इंग्लिश में ऑसिलेशन का मतलब होता है ऐसे ऐसे, जो घंटा करता है ना, ऑसिलेशन। तो ये हिलता रहता है ऐसे, तो इसलिए इसका नाम रखा है ऑसिलाटोरिया। तो ये है आपका नोस्टॉक, ये है एनाबीना और ये है ऑसिलाटोरिया। ये तीनों उदाहरण आपको बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एक और बात रखना पड़ेगा कि ये साइनोबैक्टीरिया, मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन को मुक्त करता है। साइनोबैक्टीरिया कब उत्पन्न हुए थे? ये उत्पन्न हुए थे ये इवोल्यूशन आप चैप्टर में पढ़ोगे, इनकी उत्पत्ति 3 बिलियन वर्षों से भी पहले। बेटा वैसे तो आप ये इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, लेकिन हमें कनेक्टिविटी आनी चाहिए कि किस चैप्टर में हमें इस टॉपिक के बारे में कहाँ पर पढ़ना है। एक और मुझे आपको इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, एक है लाल सागर, रेड सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ, लाल सागर माने रेड सी, एक लाल साइनोबैक्टीरिया के कारण लाल दिखाई देता है। जल्दी मुझे जवाब दीजिए वो कौन सा है? के कारण लाल दिखाई देता है। वह साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हम कल अगला जगत शुरू करेंगे प्रोटिस्टा, तो बेटा प्रोटिस्टा में क्या है पता है? वहां पर एक प्रोटिस्ट है जिम्नोडीनियम, वो समुद्रों में लाल लहरों के लिए, लाल ज्वार के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन लाल सागर, रेड सी, किसके कारण लाल होता है? एक लाल रंग के साइनोबैक्टीरिया के लिए जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। क्या नाम है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। चलो ब्यूटी रॉय, क्या पूछ रहे हो आप? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम किस रंग का होता है? बेटा मैंने लिखा है ना, वो लाल रंग का होता है। लेकिन सर आपने कहा है इसमें क्लोरोफिल ए होता है। हाँ बेटा ब्यूटी रॉय, इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, और आपको पता है क्लोरोफिल ए के अलावा और भी बहुत सारे वर्णक होते हैं।
है ना। जैसे लाल रंग का जो होता है जो लाल शैवालों में भी पाया जाता है, वैसे तो उसमें क्लोरोफिल ए तो होता ही है, लेकिन लाल रंग के भी वर्णक पाए जाते हैं। चलिए ठीक है बेटा, तो ये था आपका ये। और ऑसिलेटोरिया को ऑसिलेटोरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेंडुलम की तरह ऑसिलेशंस करता रहता है। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक भी पूरा होता है जो है साइनोबैक्टीरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है माइकोप्लाज्मा। क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा। पहली बात तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इनका एक अन्य नाम होता है इनका PPLO। क्या नाम है? PPLO माने प्लूरो निमोनिया लाइक माने जैसे, ऑर्गेनिज्म माने जीव। तो अंग्रेजी में हम इनको लिखते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLO। इनको ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो खोज की थी नोकार्ड ने, नोकार्ड और राउक्स, लिख देता हूं भले ही आप ज्यादा ध्यान ना दें। तो खोज करता है नोकार्ड व राउक्स। राम लिख रहे हैं सर वैज्ञानिक का नाम याद करना जरूरी है। बेटा जो वैज्ञानिक का नाम याद करना जरूरी होगा ना, मैं उस पर टिक लगा दिया करूंगा, ठीक है। फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, तो मैंने यहां पर लिखा है ये। अब ये जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या है? ये सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं हैं, सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं। ये सबसे छोटी ज्ञात कोशिकाएं हैं, माने स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। और इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अतः ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होगी तो कूदते रहेंगे, आकृतियां और शेप्स इनकी बदलती रहेगी, इसलिए इन्हें पादप जगत के जोकर, जोकर क्या होते हैं? जो कूदते रहते हैं इधर से उधर, तो जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। मैं दो माइकोप्लाज्मा का नाम भी लिख देता हूं आपके लिए, उदाहरण लिख रहा हूं मैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम,
माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और दूसरा है माइकोप्लाज्मा लेड-लेवाई। ये दो इनके प्रमुख उदाहरण हैं। कोई डाउट है? विकास, विकास नहीं आया क्या आज? आया है। विकास कोई डाउट बेटा? जल्दी बोलिए। अच्छा, अब इनकी श्वसन की बात कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? जल्दी बोलो। वायवीय तो हैं, लेकिन कैसे हैं? विकल्पी अवायवीय। ये मैंने आपको जीवाणुओं के श्वसन में शब्द सिखाए थे। माने फैकल्टेटिव एनएरोब्स, माने वैसे तो ये वायवीय है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने पर ये क्या बन जाते हैं? अवायवीय। ये शब्द बिल्कुल याद रखना। विकास सैनी, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? विकास, पादप जगत का उभयचर हम कहते हैं किसे? जल्दी बोलो। ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा। तो अभी तो ये आपका मोनेरा ही जगत चल रहा है, आर्की बैक्टीरिया। अभी तो प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर पादपों में जाएंगे, फिर शैवाल पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है बेटा विकास सैनी? चलिए, तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत ज़रूरी बातें हो गई हैं। अब मुझे आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा की संरचना बिल्कुल जीवाणु जैसी होती है, बस उसमें क्या नहीं होता? उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइकोप्लाज्मा की संरचना एकदम जीवाणुओं जैसी होती है, परंतु इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका भित्ति का अभाव होता है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, ये जंतुओं व पादपों में संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। और वे संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम जरा जंतु रोगों के बारे में बात कर लें। जंतु रोगों में ये क्या करते हैं? जो घरेलू गाय भैंस होती है ना, ऐसे करके लिख देता हूं। नंबर 1, घरेलू जानवरों में ये एक रोग उत्पन्न करते हैं जिसको आप कहते हो प्लूरोनिमोनिया। प्लूरोनिमोनिया।
निमोनिया। और मनुष्यों में बोलो बेटा, मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? जो हमारी मूत्र नली होती है ना, यूरिथ्रा, उसका संक्रमण, तो उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मल यूरिथ्राइटिस। इसके लक्षण है मूत्र करने के टाइम जलन, ठीक है, मूत्र का कम आना और इन्फेक्शन। और पादपों में ये कौन से रोग उत्पन्न करते हैं? तो पादपों में जो ये रोग उत्पन्न करते हैं, छोटा है, मतलब पहला है बैंगन का लघुपर्णी रोग। इसको इंग्लिश में कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। और दूसरा है विचेस ब्रूम। जैसे जो चुड़ैल होती है उसके बाल झाड़ू जैसे बाल होते हैं ना, तो उसको कहते हैं विचेस ब्रूम। ये याद रखना। तो बेटा ये हैं वो सारी बातें जो हमको किसके बारे में करनी थी? माइकोप्लाज्मा के बारे में करनी थी। अब देखो हमारे क्या टॉपिक हो गए हैं? ये भी हो गया यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी हो गया, माइकोप्लाज्मा भी हो गया। अब हमारा रहता है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। फटाफट पढ़ते हैं इसको दो कैटेगरी में। सबसे पहले जीवाणुओं द्वारा मनुष्यों व जंतुओं में होने वाले रोग। इसके लिए मैं एक सारणी बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं। वो टेबल कहती है क्रमांक संख्या जंतु रोग और रोग कारक जीवाणु। रोग कारक जीवाणु, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आप देखिए, आपको ये डेली के सारे याद नहीं करने। मैं आपको कम से कम 15-17 ये रोग लिखवाऊंगा। डेली 2-2, 3-3 याद करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ डिजीज में भी आपके काम आएंगे। नंबर 1 है एंथ्रेक्स। ये जो एंथ्रेक्स है ये किस में होता है? गाय भैंसों में। तो मैं यहां लिख रहा हूं मवेशियों में। और ये कौन से जीवाणु से होता है? ये होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। नंबर 2 है आपका हैजा। हैजा को आप कहते हैं कॉलेरा। क्या कहते हैं? कॉलेरा। और ये कौन से रोग से होता है? कौन से जीवाणु से होता है? विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी, ठीक है। नंबर 3, जल्दी जल्दी आप इसको लिखते जाइए। एक है नंबर 3 जिसको कहते हैं डिप्थीरिया। बेटा जो नाम इंग्लिश में भी सेम है उसका मैं इंग्लिश नाम नहीं लिख रहा हूं, फालतू में टाइम लगेगा। ये होता है
कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी। एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं कुत्ता खांसी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्टूसिस या वूपिंग कफ। छोटे बच्चों को अगर टीका नहीं लगे तो खांसते खांसते मर जाते हैं। ये होता है जीवाणु बॉर्डीटेला पर्टूसिस। तीसरा रोग इसी श्रेणी में है, टिटनेस। टिटनेस किसके कारण होता है? ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। आपको पता है जब एक बच्चे का जन्म होता है मनुष्यों में तो होते ही तीसरे दिन एक टीका लगाया जाता है उसका, जो इन तीनों रोगों के लिए होता है। उसको कहते हैं DPT वैक्सीन, माने DPT टीका, जहां पर D का मतलब है डिप्थीरिया, P का मतलब है पर्टूसिस माने कुत्ता खांसी, और T का मतलब है टेटनस। ठीक है। अब है जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग माने लेप्रोसी। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। एक होता है दिमागी बुखार, नंबर 7, दिमागी बुखार। इसे कहते हैं अंग्रेजी में मेनिनजाइटिस। आपको पता है ना हमारे मस्तिष्क की 3 जो परतें होती हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड, उसका संक्रमण हो जाता है जिससे बुखार हो जाता है, मेनिनजाइटिस। तो इसका जो वो है निसीरिया मेनिनजाइटिस। ठीक है, निसीरिया मेनिनजाइटिस। ठीक है। एक होता है अतिसार। अतिसार का मतलब है दस्त लगना। ठीक है, अतिसार। और अतिसार को अंग्रेजी में हम कहते हैं डिसेंट्री। और ये किसके कारण होता है? ये होता है शाइजेला डिसेंट्रिये। शाइजेला डिसेंट्रिये। फिर इसके बाद जल्दी बोलिए और कौन कौन से होंगे? उसके बाद होता है प्लेग। प्लेग चूहों के द्वारा फैलता है, उसको ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं। और प्लेग किसके द्वारा होता है? बॉर्डीटेला। किसके द्वारा होता है प्लेग? पास्टुरेला। पास्टुरेला पेस्टिस। और इसका नया नाम है आजकल यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस। समझ में आ रहा है? फिर प्लेग के बाद अगला है आपका टाइफॉइड।
टाइफॉइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनीला, साल्मोनेला टाइफी। ये बेटा जब मुझे याद हो सकते हैं तो ये आपको भी याद हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, या आजकल इसका नया प्रभेद आ गया है न्यूमोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या न्यूमोकोकस निमोनी। ठीक है बेटा। अब एक है भोजन की विषाक्तता। भोजन की विषाक्तता जिससे ना छोटे बच्चों का उपचार ना करो तो वो मर जाते हैं, और उसको कहते हैं बोट्यूलिनिज्म। और ये किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम। ये जरूर कॉपी में आप लिखेंगे सारे, और दिन में 2-2, 3-3 तरीके से याद करेंगे। अब है तपेदिक माने ट्यूबरकुलोसिस। ये किसके द्वारा होता है? ये तो आपने याद किया हुआ है, जल्दी बोलिए। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है बेटा। अब मैं आपको 3 रोग लिखवाने जा रहा हूं जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोला जाता है। लैंगिक रूप से फैलने वाले रोग। नंबर 14 है सिफिलिस। सिफिलिस में लैंगिक अंगों में सफ़ेद रंग का एक द्रव्य निकलता है, खुजली होती है, दर्द होता है। तो ये किसके कारण होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। एक होता है जिसे कहते हैं गोनोरिया। क्या कहते हैं? गोनोरिया। गोनोरिया किसके, कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? निसीरिया गोनोरी। अगला होता है जिसे हम कहते हैं कैंक्रोइड। ये होता है हीमोफिलस ड्यूक्री। और ये जो तीनों रोग होते हैं, ये किसके, ये क्या है? ये तीनों हैं एसटीडी माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज। और इसी श्रेणी में आखिरी रोग मैं आपको बता रहा हूं, वो है सामान्य सर्दी। माने इन्फ्लुएंजा।
कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं, ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी द्वारा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो देखो, मनुष्यों व जीवाणुओं में मनुष्य व जीवाणुओं द्वारा मनुष्य और जंतुओं के रोग। फटाफट अब मैं थोड़े रोग और लिखवाऊंगा पादपों के, तब तक आप डीएसए नंबर 1 से 5 निकाल कर रखिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब है आपका पादपों में जीवाणु जनित रोग। इसके लिए भी मैं एक सारणी बनाऊंगा, क्रमांक संख्या, फिर पादप रोग और आखिरी में रोगकर्ता जीवाणु। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है जो संतरे में होता है और उसे कहते हैं साइट्रस कैंकर। साइट्रस कैंकर। और जीवाणु का क्या नाम है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। याद रखना, बहुत आसान है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। अब अगला रोग नंबर 2 है चावल का पर्ण ब्लाइट रोग, लीफ ब्लाइट। चावल का पर्ण ब्लाइट रोग, लीफ ब्लाइट डिजीज ऑफ राइस। और ये कौन करता है? ये करता है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, फिर है पत्ता गोभी का काली सड़न या ब्लैक रॉट रोग, नंबर 3। पत्ता गोभी का ब्लैक रॉट रोग, ये है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो अभी तक तो तीनों हम कौन से पढ़ रहे हैं? ज़ैंथोमोनास के रोग पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब है आपका अगला रोग जिसे कहते हैं गन्ने का लालधारी रोग, रेड स्ट्राइप। गन्ने का लालधारी रोग मतलब रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर केन। और ये किसके कारण होता है? स्यूडोमोनास रुब्रिलिनियंस। स्यूडोमोनास रुब्रिलिनियंस। ठीक है, फिर इसके बाद आपका 5वां रोग है क्राउन गॉल ट्यूमर। ये किस किस में होता है? सेब में, नाशपाती में। ये आप पढ़ेंगे बायोटेक में, बायोटेक जैव प्रौद्योगिकी में। क्राउन गॉल ट्यूमर, ये होता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। आपने पढ़ा हुआ है, इसमें टीआई प्लाज्मिड होता है,
ट्यूमर इंड्यूसिंग या ट्यूमर उत्प्रेरी प्लाज्मिड, जिससे ये क्राउन गॉल रोग करता है। ठीक है, अब है गेहूं का टुंडू रोग। टुंडू डिजीज ऑफ व्हीट, और ये कौन करता है? ये करता है कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिसाई। तो बेटा अभी मुझे ये 6 के 6 रोग ध्यान आ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो फटाफट इनको कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे हमारा आज के सारे टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो फटाफट हम आज का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी डीएसए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा माइकोप्लाज्मा का लक्षण नहीं है? मैंने हमेशा आपको बताया है, जो पूछा गया उसको अंडरलाइन, और सही या गलत हो तो उसको गोला लगा दो। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका है। कोशिका भित्ति सिलिका द्वारा निर्मित होती है। कोशिका भित्ति तो होती ही नहीं है, तो निर्मित कहाँ से होगी? ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल, ये विकल्पीय अवायवीय होते हैं। ये जगत मोनेरा के सदस्य हैं, बिल्कुल, जीवाणु के साथ। इसमें पूछा है नहीं, तो हमारा आंसर होगा बी वाला। चलिए फटाफट आप अपने डीएसए निकालिए, क्विक। मेरे पास भी डीएसए आ चुके हैं सारे के सारे। चलिए तो पढ़ते हैं पहले डीएसए नंबर 1। डीएसए 1, कोई डाउट? कोई डाउट? ब्यूटी रॉय, पहला क्वेश्चन पहले में डाउट। चलिए, निम्न कथनों को पढ़िए तथा सभी सजीवों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही का चयन करना है। बाहर की ओर संद्रव्य पदार्थों के संचय द्वारा जैव भार में उत्क्रमणीय वृद्धि। बाहर की ओर नहीं, बाहर की ओर तो निर्जीवों में होता है, तो ए नहीं हो सकता। बी, आंतरिक वृद्धि होती है, ये सही है। सी, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन बहुकोशिकी में सम्मिलित नहीं है, एक कोशिकी में है। ए गलत, सी गलत। सभी सजीव स्वयं ही प्रतिकृतिकरण करने में सक्षम होते हैं, स्वयं नहीं होते। एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते, तो सभी है, इसलिए गलत हो गया। शरीर का कोशिकीय संगठन सीमांकन गुण होता है। कोशिकीय संगठन होता है, क्यों? क्योंकि वो निर्जीवों में नहीं पाया जाता। तो बी ठीक है और ई ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। और कोई डाउट? गरिमा, तीसरा क्वेश्चन, नीचे दी गई कितनी विशेषताएं चपटे कृमियों तथा जीवाणुओं के द्वारा दर्शाई जाती हैं? दर्शाई जाती हैं। पहले ए क्या है? चपटे कृमि। ए क्या है? चपटे कृमि। तो चपटे कृमि केवल संगति में बढ़ोतरी के द्वारा नहीं, गलत। पुनरुद्भवन होता है, ये मैंने लिखवाया था। 2, स्वचेतना नहीं होती। उपचय तथा अपचय होता है। द्विविभाजन चपटे कृमियों में नहीं होता, पुनरुद्भवन होता है। और जीवाणुओं में क्या क्या होता है? तो ए का हो गया 2 और 4, ठीक है। अब बी का आ जाते हैं, केवल संगति में बढ़ोतरी के द्वारा, पॉपुलेशन में वृद्धि के द्वारा नहीं, केवल बाहर से नहीं, गलत। दूसरा, पुनरुद्भवन नहीं होता जीवाणुओं में, स्वचेतना भी नहीं होती, उपापचय तथा अपचय होता है, द्विविभाजन, मतलब चौथा और पांचवा। तो ऐसे आंसर बनेगा दूसरा। वेरी गुड। इसके बाद है दिलकुश सैनी, पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सजीव नियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र होते हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप संगठन के उच्चतर स्तर पर उद्गामी गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसको समर्थन में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संगठित कोशिकाओं में ऊतकों के गुण उपस्थित होते हैं, गलत, उल्टा लिखा है, ऊतकों में कोशिकाओं के गुण उपस्थित होते हैं, कट कर दो पहला। नंबर बी,
कोशिकांगों के गुण उनके आणविक घटकों से उत्पन्न होते हैं, ये भी गलत, एनसीईआरटी में लिखा है आणविक घटकों से उत्पन्न नहीं होते बल्कि घटकों की अंतःक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया देने में समर्थ होते हैं, ये सही है। तो दिलकुश आंसर मिला लेना बेटा, मेरे पास आंसर नहीं है, आंसर होना चाहिए चौथा, केवल सी। ठीक है, छठे में कोई डाउट, सातवें में कोई डाउट नहीं है, आठवें, नवें, 10वें में भी कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आइए डीएसए नंबर 2। डीएसए नंबर 2 में जल्दी बोलो। पायलेश ने पूछा है 5वां क्वेश्चन, डीएसए 2 का 5वां क्वेश्चन। सोलेनम, पिटूनिया तथा डाटूरा को उच्चतर श्रेणी सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम हो गया वंश, पिटूनिया एल्बा, पिटूनिया हो गया वंश, डाटूरा भी वंश। तो वंश को किस में रखते हैं? कुल में। तो ए में आएगा कुल के लिए निकट डैश लक्षणों के आधार पर रखा गया है, दोनों कायिक और जन्निक। तो कुल माने आंसर हो जाएगा 5वें का दूसरा। और बोलिए डीएसए 2 का 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सब सिंपल हैं। बढ़ते हैं आगे डीएसए नंबर 3 पर। डीएसए नंबर 3 के क्या क्या डाउट्स हैं? डीएसए नंबर 3 के डाउट्स बोलिए बेटा फटाफट। हाँ प्रमोद पूछ रहे हैं डीएसए 3 का दूसरा क्वेश्चन। बॉक्स में उल्लेखित निम्न जीवों पर विचार कीजिए, इन जीवों को विट्टेकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितने जगत में रखा गया? नॉस्टॉक, मोनेरा, एम लिख रहा हूं मैं, रिक्शिया, मार्केंशिया, ये होते हैं ब्रायोफाइट, पादप जगत, पी लिख रहा हूं, प्लांट, कॉन्ड्रस, लाल शैवाल, ये भी पादप जगत, क्लेमाइडोमोनास, ये प्रोटिस्टा, अब तक मोनेरा, पादप और प्रोटिस्टा आ गए, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, एनाबीना, मोनेरा, विब्रियो, जीवाणु, मोनेरा, फाइसेरम, प्रोटिस्टा, गोनियालॉक्स, जिम्नोडीनियम, प्रोटिस्टा, ट्रिपैनोसोमा, प्रोटिस्टा, अगैरिकस, ये हो गया कवक माने फंजाई, और यूग्लिना, प्रोटिस्टा। ये बेटा इसलिए नहीं आ रहा होगा, इसमें से कुछ चीज़ें अभी होनी है। तो मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया और पादप हो गया, 4 जगत हो गए। तो आंसर हो गया दूसरे का तीसरा सिंपल है, चौथा, 5वां, 6ठा सिंपल है, 7वां, 8वां। गरिमा ने पूछा है डीएसए 3 का 8वां क्वेश्चन। क्रोमैटियम को रखा गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा क्लोरेला तथा अमीबा के साथ एक ही जगत में। हेकल, त्रिजगत वर्गीकरण, हाँ ठीक बात है। किस में रखा गया था इनको? ठीक है, लिनियस के वर्गीकरण में यूलोथ्रिक्स के साथ एक ही जगत में, ये भी ठीक है। कार्ल वूस के वर्गीकरण में मिथेनोबैक्टीरिया, नहीं गलत, हटा दिया गया था। तो आंसर होगा ए और बी। वेरी गुड। 9वां सिंपल है, 10वां सिंपल है। चलिए डीएसए नंबर 4 फटाफट पढ़ते हैं, टाइम होने वाला है। डीएसए नंबर 4 के किसे डाउट्स हैं? डीएसए नंबर 4 के डाउट्स बताइए, क्विक, जल्दी बोलो। ठीक है, सौरभ खत्री, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, नीचे दी गई सूची में उन सदस्यों का चयन कीजिए जो जीवाणुओं में उपस्थित पोषण पर सबसे सामान्य प्रकार, जीवाणुओं में पोषण की सबसे सामान्य क्या है जीवाणुओं में? परपोषी। तो नाइट्रोसिस्टिस तो रसायन स्वपोषी है, काट दो। स्यूडोमोनास परपोषी है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस परपोषी है। विब्रियो कॉलरी रोग उत्पन्न करती है, परपोषी है, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास नहीं, ये रसायन स्वपोषी है। लेप्टोथ्रिक्स नहीं, ये भी स्वपोषी है। राइजोबियम ये परपोषी है। क्लोस्ट्रीडियम ये भी परपोषी है। क्लोरोबियम प्रकाश संश्लेषी है। नाइट्रोबैक्टर रसायन। तो क्या होगा? बी सी डी जी एच, पहला होगा सही जवाब।
तीसरा तो मैंने बहुत चीख चीख के क्लास में बताया, ये तो कोई डाउट ही नहीं होगा। चौथा भी कोई डाउट नहीं है। पांचवा छठा सब सिंपल है, सातवां भी सिंपल है, आठवां भी सिंपल है, नवा भी सिंपल है और 10वां भी बहुत सिंपल है, ऑसिलेटोरिया व एनाबीना। अब आते हैं अपनी लास्ट डीएसए पर। कोई डाउट? डीएसए नंबर 5, डीएसए नंबर 5 पर कोई डाउट है? पहला सिंपल है, दूसरा बताया हुआ है, तीसरा बताया हुआ है, चौथा भी बहुत सिंपल है, पांचवा भी बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है। छठा, ये तो बहुत सिंपल है, छठा, सातवां, आठवां, नवा एक बार मैं खुद से बता देता हूँ। मिथेनोजन प्रचुरता से पाए जाते हैं किसमें? गर्म जल स्रोत में तो ताप अम्ल रागी होते हैं। सल्फर की चट्टानों में क्या होंगे? लवण रागी होंगे। पशु प्रांगण में, पशु प्रांगण होता है गाय भैंस जहाँ गोबर करते हैं, मिथेनोजन, सही, तीसरा आंसर। प्रदूषित नदी में नहीं। 10वां बहुत इजी है, लवण रागियों के लिए कौन सा कथन सही है? अविकल्पी परजीवी नहीं, गलत। कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में सक्षम नहीं होते, गलत। परपोषी। कोशिका भित्ति की पेप्टिडोग्लाइकन, गलत, होती नहीं है। रसधानियों की अनुपस्थिति, क्यों? क्योंकि ये हैं प्रोकैरियोट्स। तो बेटा आज हमने अपना सारा काम कर लिया, अपनी सारी डीएसए भी डिस्कस कर ली, और मिलते हैं कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे? जगत प्रोटिस्टा से शुरू करेंगे। टाइम से आइएगा, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।